हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामपलिस क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज करने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 23 नंबर का है, ठीक है। और इसके पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो चैनल पर जाकर जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जो है इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। और इसमें सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है और इसमें जो है हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो है बिल्कुल समाप्त कर चुके हैं। तो ये हम लोगों का जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये अंतिम प्रहार है और इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें जो है इसके पहले हम लोग जो है 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग 101 नंबर से जो है स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो अभी तक जो लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि सल्तनत कालीन संस्कृति को समझाइए, यानी सल्तनत कालीन में जो है संस्कृति किस प्रकार से थी इसको जो है बताना है। तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से भारतीय इस्लामी संस्कृति का एक नया युग जो है शुरू होता है, ठीक है। भारत में दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई तो उसके बाद में भारतीय इस्लामी संस्कृति का एक नया युग जो है प्रारंभ होता है, जो कि एक समन्वित संस्कृति का जो है सूचक थी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि मध्यकालीन के दौरान जो है हिंदू और मुस्लिम संतों ने जो है दो संप्रदायों के मध्य भाईचारा बनाए रखने के प्रयासों द्वारा जो है सांस्कृतिक विकास में जो है योगदान दिया। अरबी फारसी के मदरसे भी खुले और फिर भी जो है साहित्य तथा कला अपेक्षित रहे। इस काल को साहित्यिक दृष्टि से भी माध्यम माना जा सकता है और इस समय जो है फारसी और संस्कृत भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और अन्य प्रांतीय भाषाओं में जो है अलग-अलग भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए। और इस काल के प्रमुख ग्रंथों की अगर हम बात करें तो मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासिरी और बर्नी की तारीख फिरोज शाही और अमीर खुसरो की नूह सिपेहर और अगर हम बात करें तुगलकनामा और जयदेव की जो है गीत गोविंद, कल्हड़ की राज तरंगिणी तथा पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवदाई आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं इस काल में। तो इसमें जो है सल्तनत कालीन संस्कृति की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें जो है अलग अलग भाषाओं में जो है ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना से जो है भारतीय इस्लामिक संस्कृति का जो है एक नया युग शुरू होता है। और इसमें अलग अलग भाषाओं यानी अरबी और फारसी के अलावा भी जो है हिंदी और संस्कृत में जो है रचनाएं देखने को मिलती है। तो उसके बाद में हम लोग जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि मंगोल साम्राज्य के बारे में बताइए, यानी मंगोल साम्राज्य के बारे में बताइए कि जो है साम्राज्य किस प्रकार से था। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी का मंगोल साम्राज्य जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा खाना बदोश साम्राज्य माना जाता था जो चंगेज खा के नेतृत्व में जो है स्थापित किया गया था। साथ ही साथ यह साम्राज्य जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए एक ऐसे नवीन शत्रु के आगमन का जो है संकेत था जो आंतरिक शत्रु की जो है तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी व आक्रमणकारी थे। उसके बाद में है तेमुचिन, जो बाद में जो है चंगेज खा के नाम से जो है प्रसिद्ध था। और खासुल खासुल खान का जो है परपोता था ये, ठीक है। और चंगेज खान ने नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तरी चीन को अपने अधीन कर लिया था और दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के साथ ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर जो है वास्तविक समस्या खड़ी हो गई थी। उसके द्वारा किए गए आक्रमण के फलस्वरूप सल्तनत काल को जो है इसका भुगतान करना पड़ा। उसके बाद में 103 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि भूकंप से आप क्या समझते हैं। ये सभी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप से आप क्या समझते हैं, ज्वालामुखी से क्या आप समझते हैं। फिर भी हम लोग जो है एक बार और देख लेते हैं कि भूकंप से आप क्या समझते हैं। तो सामान्य तौर पर जो है पृथ्वी के हिलने को भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी जब हिलने लगती है तो उसी को जो है सामान्य भाषा में अगर देखें तो पृथ्वी के हिलने को ही भूकंप कहा जाता है। परंतु केवल जो है इतने अर्थ से ही भूकंप का ठीक ठीक से जो है अनुमान नहीं किया जा सकता।
पृथ्वी के गर्भ में होने वाली किसी आंतरिक हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक कांप उठता है, तो उस कंपन को वाइब्रेशन को जो है भूकंप कहते हैं। अब हम देखते हैं भूकंपी तरंगे जो होती है, भूकंप आने पर जो तरंगे उठती है, वो कितने प्रकार की होती है, भूकंप तरंगे जो है क्या होता है, ठीक है। तो भूकंपी तरंगों के प्रकार की बात करें यहाँ पे 104 नंबर में, तो भूकंप तरंगों के प्रकार की बात करें तो ये प्रकार जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहला जो है प्राथमिक तरंगे होती हैं, उसके बाद में द्वितीयक तरंगे होती है और धरातलीय तरंगे होती है। तो प्राथमिक तरंगों की अगर बात करें तो प्राथमिक तरंगों को जो है अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। ये जो है तरंग संचरण की दिशा में जो है प्रवाहित होते हैं, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंगे जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है तरंग संचरण की दिशा में प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ये तरंगे दूसरी तरंगों की तुलना में जो है अधिक शक्तिशाली तथा तीव्र होती है। तरंगों की भांति ये लहरें अपने चलने की दिशा में चट्टानों को जो है आगे पीछे ढकेलती रहती है। जैसा कि हमने बताया, ये प्राथमिक तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है और ये जो है कंपन के चलने की दिशा में जो है चलती है। इसीलिए तरंगों की भांति ये लहरें अपने चलने की दिशा में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपने चलने की दिशा में जो है चट्टानों को आगे पीछे जो है ढकेलती है। इनकी गति की अगर बात करें तो ये 8 से 12 किलोमीटर प्रति सेकंड तक ये तरंगे उत्पन्न होती हैं, चलती है। ये तरंगे धरातल पर जो है पहले पहुंचती हैं और ये तरंगे ठोस द्रव को जो है समान रूप से जो है पार कर सकती है। यद्यपि इनकी गति जो है ठोस भाग में तीव्र और तरल पदार्थों में जो है कम होती है। उसके बाद में हम द्वितीय तरंगों की बात करें तो यहाँ पे द्वितीय तरंगे जो है गौड़ या अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये जो है तरंग संचरण के दिशा में ये लंबवत जो है कार्य करती है, तो उसी को जो है अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि प्राथमिक तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं और द्वितीयक तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। द्वितीयक तरंगे तरल पदार्थों में विलुप्त हो जाती है, ये सभी तरंगे अधिक गहराई तक जो है प्रवेश कर सकती है। उसके बाद में है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे जो है पृथ्वी के बाह्य धरातल को ही प्रभावित करती है। धरातलीय तरंगों का मार्ग अन्य तरंगों की तुलना में जो है सर्वाधिक होती है। यद्यपि इन तरंगों की गति जो है न्यूनतम होती है और किंतु ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है। यानी ये जो तीनों तरंगे दिया हुआ है, ये प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और तृतीयक तरंगे, जिसे कहते हैं धरातलीय तरंगे, ये जो है सबसे विनाशकारी होते हैं। लेकिन तरंग की गति जो है इनमें न्यूनतम होती है। साथ ही ये तरंगे अधिक गहराई तक जो है नहीं जा सकती है, क्योंकि इनकी गति जो है, चलने का स्पीड जो है ये न्यूनतम होता है, ठीक है। लेकिन सबसे विनाशकारी तरंगे होती है और ये पृथ्वी के धरातल को जो है प्रभावित करती है। उसके बाद में दिया है कि आपदा प्रबंधन से क्या तात्पर्य होता है, कि अगर कोई आपदा आ गया, बाढ़ भूकंप आदि आ गए, तो जो है इसको जो है प्रबंधन किस प्रकार से आप कर सकते हैं और इसका तात्पर्य क्या होता है। तो आपदा से तात्पर्य होता है कि प्राकृतिक प्राकृतिक या मानव अन्य किसी कारण से जो है आने वाली किसी ऐसी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गंभीर घटना से है, जो प्रभावित समुदाय की सहज क्षमता से जो है परे होती है। चक्रवात हो गया, जैसे ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया और सूखा हो गया आदि, ये सभी जो है विनाशकारी घटनाओं से जन धन की जो है व्यापक क्षति होती है और यह सभी आपदाएं जो है कही जाती है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि आपदाओं के अंतर्गत जैसे चक्रवात, ज्वालामुखी, बाढ़, भूकंप, सुनामी, सूखा, ये सभी विघटनकारी घटनाओं से जो है जन धन की जो है व्यापक हानि होती है और ये सभी जो है आपदाएं कही जाती है। अब आपदा प्रबंधन का तात्पर्य क्या होता है? आपदा प्रबंधन का मतलब ये हो गया कि आपदा के प्रभाव को कम करना एवं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा की स्थिति के अनुसार राहत तथा पुनर्वास का जो है कार्य करना, जिससे धन और जन की जो है क्षति कम नुकसान हो, ठीक है। उसके बाद में 106 नंबर में दिया हुआ है कि चोल वंश की संस्कृति के बारे में आप क्या समझते हैं? जो चोल वंश की संस्कृति है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बारे में लिखना है, ठीक। तो चोल वंश राजाओं के काल में जो है साहित्य की बहुत बड़ी उन्नति हुई है। इसमें जो है साहित्य का सबसे अधिक उन्नति हुई है। जीवक चिंतामणि, शूलमणि, गलुप्पीण और कुंडलकेशी, कल्लदम, रसोसियम और दंडमीलंगार
आदि इस काल की जो है मुख्य साहित्यिक कृतियां हैं। जैन पंडित जो है तिरक्कदेवर और तालोमोक्ति लेखक, ठीक है। जगन गोन्नाद कंबन और उसके बाद में है कल्दनर कवि आदि जो है इस काल के महान विद्वान थे। तो यहाँ पे इतना कठिन कठिन दिया हुआ है, यहाँ पे विद्वान है, तो इनका जो है नाम आप लोग दो तीन नाम याद कर सकते हैं। इस काल में जो है मंदिर शिक्षा प्रदान करने के केंद्र थे और उस काल में कला के क्षेत्र में जो है अत्यंत उन्नति हुई है। तंजौर का जो राज राजेश्वर मंदिर है, ब्रह्म देशम का जो है तिरुपति शरणम मंदिर और एतावतेश्वर मंदिर आदि जो है इस काल के अनुपम उदाहरण माने जाते हैं। चोलकालीन शासक शैव धर्म के अनुयायी थे और तथा शिव के जो है उपासक थे, ये शिव पर विश्वास करते थे। उसके बाद में 107 नंबर में दिया है कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त है। यानी भारत के नागरिकों को जो है कौन कौन से अधिकार प्राप्त है और इनको जो है कौन कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है, इसके बारे में लिखना है। तो भारतीय नागरिकों को जो है प्राप्त अधिकार और विशेषाधिकार, संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेष अधिकार जो है प्रदान करता है। इसमें जैसे हो गया, फर्स्ट की बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध जो है अधिकार, ये आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। लोक नियोजन के विषय में जो है समानता का अधिकार आर्टिकल 16 में दिया हुआ है। और उसके बाद में है वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास तथा व्यवसाय की जो है स्वतंत्रता, ये आपको आर्टिकल भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में देखने को मिलेगा। उसके बाद में नागरिकों के अधिकार के बारे में बात करें तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29 के बारे में है। और उसके बाद में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार, संसद और राज्य विधानसभा की सदस्य हो तो चुनाव लड़ने का अधिकार आपके पास है। और उसके बाद में 7 नंबर की बात करें तो सार्वजनिक पदों, जैसे हो गया राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी और महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार, ये सभी विशेष अधिकार है। उसके बाद में हम लोग 108 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे है कि सल्तनत काल के विघटन के मुख्य कारणों का जो है उल्लेख करना। सल्तनत काल जो था वो विघटन किस प्रकार से हुआ था, इसके मुख्य कारण को जो है इसमें लिखना है। तो इसके जो है निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। जैसे सल्तनत काल में यातायात के साधनों की जो है कमी थी, यातायात के साधनों की कमी थी। जैसे विशाल देश में जीते हुए क्षेत्रों को जो है चिर अस्थायी रखना कठिन कार्य था, ठीक है। यातायात की सुविधा बहुत ही कम थी। दिल्ली सल्तनत का शासन जो है निरंकुशता पर आधारित था। ऐसे शासन योग्य शासकों के समय ही अस्थायी रहता, किंतु अयोग्य शासकों के समय में गर्त में जो है चला जाता है। उसके बाद में 3rd नंबर की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अमीरों के हाथों की कठपुतली हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद में है मुसलमानों में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था और सैन्य शक्ति के आधार पर कोई भी व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता था। तो ये जो है सल्तनत काल के विघटन का जो है मुख्य ये सभी कारण है। और फिरोज तुगलक के समय से ही केंद्रीय सत्ता का जो है ह्रास शुरू हो गया था और इसका प्रभाव प्रांतीय शासकों पर जो है अत्यधिक पड़ा था। 6 नंबर में दिया है कि मुगलों के लगातार आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की शक्ति को घातक आघात लगा था, क्योंकि तैमूर के आक्रमणों ने तो उसे बहुत कमजोर बना डाला था और बाबर ने 1526 में दिल्ली सल्तनत को जो सदैव के लिए खो दिया था। उसके बाद में हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कब और क्यों लगता है, सूर्य ग्रहण होता क्या है और ये कब लगता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थितियों में बदलाव के फलस्वरूप जो है ये तीनों जो पैरामीटर हैं, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और पृथ्वी हो गया, ये सापेक्षिक स्थितियों में जो बदलाव होता है उसी के फलस्वरूप पृथ्वी पर जो है, जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, जब मध्य में जो है चंद्रमा आता है तथा उसकी छाया जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ती है और इसी को जो है सूर्य ग्रहण कहते हैं, इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अन्य शब्दों में पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा की अवस्थिति के फलस्वरूप जो है चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तथा सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी को पूर्णतया नहीं मिल पाता है और सूर्य ग्रहण की प्रघटना सदैव जो है अमावस्या की तिथि को होती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सूर्य ग्रहण की घटना जो है कब घटती है, तो ये अमावस्या की तिथि को जो है घटती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव
में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ध्यान रखने बात है कि सूर्य ग्रहण की घटना जो है प्रत्येक अमावस्या तिथि पर नहीं होती है, ठीक है। अपितु यह विशेष अमावस्या तिथि पर ही होती है। विशेष अमावस्या तिथि से तात्पर्य अमावस्या की वैसी तिथि से है जब पृथ्वी चंद्रमा के कक्षीय तल में होता है, ठीक है, कक्षीय तल में होता है। उसके बाद में 110 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में हम लोग जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग फिर भी देखते हैं कि परिमंडल का वर्णन कीजिए। पृथ्वी के जो अलग अलग परिमंडल हैं, तो पृथ्वी का जो धरातलीय भाग होता है इसको जो है स्थल मंडल कहा जाता है, जो कई प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना होता है। इन चट्टानों या शैलों के परस्पर एवं मृदा भी शामिल होता है, ठीक है, परस्तर एवं मृदा भी शामिल होता है। सभी स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में जो है घेरे हुए भाग को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल के बारे में भी हमने बात कर चुके हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार से गैसों का मिश्रण होता है, कौन सा गैस कितने परसेंट पाया जाता है, ये सभी जो है हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी गैसें तथा जलवाष्प की उपस्थिति होती है और धरातलीय भाग पर उपस्थित जल युक्त भाग जो है जलमंडल के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसे सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों ही मिलते हैं उसको जो है जैवमंडल कहा जाता है। इस प्रकार से तीनों जहाँ मिलते हैं इसको जो है जैवमंडल कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल होता है जहाँ सभी जीव जंतु और वनस्पति का अस्तित्व जो है देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में, आज की वीडियो में 110 नंबर तक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमसे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके आगे का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।